हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे साइकोलॉजी की जो यूनिट फर्स्ट है। उसमें हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि साइकोलॉजी हमारी क्या होती है, उसकी हिस्ट्री क्या है। उसके बाद उसकी डेफिनेशन किसने किसने दिए थे, किस किस आधार पे दिए थे। कि जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई है इसमें। तो आज हम उसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम स्कोप ऑफ साइकोलॉजी भी देखेंगे। साइकोलॉजी में क्या क्या स्कोप है। फिर रोल्स देखेंगे कि जो भी हमारे नर्सेस होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होते हैं, उनका साइकोलॉजी में क्या रोल होता है। उसके बाद फिर उसके हम मेथड्स भी देखेंगे, साइकोलॉजी के कितने कितने मेथड्स होते हैं। ऐसे कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं सामने वाले की बिहेवियर को, उसके माइंड को। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं। पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमारा है ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी। कि जो साइकोलॉजी उसकी ओरिजिन कैसे हुई है। साइकोलॉजी ऑफ स्प्रिंग ऑफ फिलोसफी। ये एक फिलोसफी है जिसमें कि ग्रीक वर्ड साइकी से लिया गया है और लोगोस से। साइकी का मतलब सोल होता है और लोगोस का मतलब स्टडी या नॉलेज होता है। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ सोल। उसके बाद चेंजेस इन डिफिनेशन में जो चेंजेस हुई है, विलियम जेम्स ने सोल को सोल के स्थान पे माइंड कर दिया है। कि जो हमारी आत्मा से नहीं, हमारी जो साइकोलॉजी वो एक आत्मा नहीं है बल्कि वो एक माइंड है। उसके बाद माइंड वाज फाउंड टू बी इंटेंजिबल एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब होता है कि माइंड वाज फाउंड टू बी इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब कि मतलब जिसको ना हम छू सकते हैं ना हम महसूस कर सकते हैं, इनविजिबल रूप होता है। इंटेंजिबल मतलब होता है कि एक इनविजिबल फॉर्म। तो ये एक इनविजिबल फॉर्म था और इसकी हार्ड स्टडी करने में, इसको समझने में बहुत ही हार्ड चीज। तो फिर इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। फोकस शिफ्टेड टू स्टडिंग ह्यूमन एक्टिविटी। फिर इसको शिफ्ट कर दिया गया। ये जो माइंड पे था, माइंड को शिफ्ट करके कर दिया गया फोकस शिफ्टेड टू स्टडिंग ह्यूमन एक्टिविटी। जो भी ह्यूमन है, जो वो एक्टिविटी कर रहे हैं जिस हिसाब से, फिर वो उस पे चेंज कर दिया गया। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ फिजियोलॉजी लेड टू डिफिनेशन एंड स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद एक साइंटिस्ट है विलियम उडन। विलियम उडन ने बताया कि जो साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस माइंड। कि जो एक कॉन्शियस माइंड होता है, हम उसी की स्टडी करते हैं, उसे हम साइकोलॉजी बोलते हैं। लेकिन जो करंट डिफिनेशन है उसकी यह है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। कि जो हमारा साइकोलॉजी होता है वो एक सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर होता है। डिफिनेशन अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बेस पे दिया है, उसको भी हम आगे देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर अच्छा लग रहा हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। मीनिंग ऑफ बिहेवियर बता दिया कि जो करंट डिफिनेशन से हमने करंट डिफिनेशन में देखा कि जो हमारी सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एनिमल बिहेवियर। अब बताती है कि बिहेवियर क्या होता है। बिहेवियर के बारे में हम देखते हैं बिहेवियर क्या होता है। बिहेवियर इज अ कलेक्टिव नेम फॉर ऑल मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ एक्टिविटी। लाइफ हमारे लाइफ की जितनी भी एक्टिविटी होती है, जितनी भी हमारी लाइफ की जो भी एक्टिविटीज होती हैं अपने, चाहे मेंटल एक्टिविटी होगी, चाहे मोटर एक्टिविटी होगी, चाहे इफेक्टिव एक्टिविटी होगी, कोई सी भी एक्टिविटी, वो सारे एक्टिविटी का हमारा एक कलेक्शन ही बिहेवियर होता है हमारा। में हम देखते हैं जो हमारी लाइफ की एक्टिविटी में क्या क्या इंक्लूड रहती है, क्या 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 उसके रहते हैं। इसमें पहला हमारा मोटर या कॉग्निटिव एक्टिविटी। मोटर दैट मीन्स, मोटर का मतलब कि चलने वाला। मोटर चलता है तो मोटर का मतलब है कि चलने वाला। इसमें क्या वॉकिंग आ गया, वॉकिंग हमारा वॉकिंग करना, चलना। स्विमिंग तैरना। कोग्नेटिव एक्टिविटी, कोग्नेटिव का मतलब भी होता है हमारा प्रोसेस। कोग्नेटिव का मतलब भी होता है कि एक प्रोसेस। हमारे में एक कोग्निटिव प्रोसेस के नाम से पूरी चैप्टर ही है साइकोलॉजी में, उसको हम आगे पढ़ेंगे। भाई हमारे यहाँ कोग्निटिव एक्टिविटी मतलब थिंकिंग, एक प्रोसेस करना, हमारे मेंटल एक्टिविटी जिसे हम बोलते हैं। कोग्निटिव का मतलब होता है मेंटल एक्टिविटी। उसके बाद रीजनिंग। अफेक्टिव एक्टिविटी में क्या आता है हमारा, जैसे फीलिंग हो गया, हैप्पीनेस हो गया, हैप्पी होना, सैड होना, या फिर बहुत ज्यादा गिल्टी फील होना, ऐसा वो हमारा अफेक्टिव में आता है। ये हमारे जो भी बिहेवियर था उसमें ये इंक्लूड था। अगर इतने चीजें हमारे साथ हो रही है मतलब हमारा बिहेवियर वो प्रेजेंट हो रहा है कि हमारा बिहेवियर क्या है और कैसा है। तो क्या हम कवर करते हैं, इसके अलावा कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड को भी देखते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को भी देखते हैं, और अनकॉन्शियस माइंड एक्टिविटी को भी देखते हैं। इसमें हम ओवर्ट को भी देखते हैं और कवर्ड बिहेवियर को देखते हैं।
ओवर्ट बिहेवियर का मतलब क्या होता है, अगर हमने किसी चीज को, जैसे कोई हीट चीज है या कोई बर्नर वगैरह है या कोई बहुत ज्यादा हॉट चीज है, उसको हमने टच किया, तो हमने टच करते ही हमने तुरंत हाथ को हटा लिया। हमारे हाथ में हीट लगा, हमने हाथ को उठा मतलब हटा लिया वहां से, लग रहा है कि हाथ जल जाएगा हमारा, वो हमारा हो गया ओवर्ट। जो हमारा कवर्ट होता है, जैसे अभी हम कहीं पे स्पीच देने जाते हैं या हमारे साथ कुछ अचानक से कोई सी एक्टिविटी होती है, तो उसमें क्या रहता है कि अचानक हमारी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है। तो जो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है वो हमारा कोवर्ट बिहेवियर होता है। और जो हमारी किसी चीज को देख के अचानक से हटाना या आई ब्लिंक करना, ये हमारी ओवर्ट होती है। उसके बाद हमारे इनर एक्सपीरियंस को देखा जाता है कि हमारे पास एक्सपीरियंस कितना है, हम बोल कैसे रहे हैं, हमारा जेस्चर क्या है, हमारा पोस्चर क्या है, ये चीजें हम देखते हैं। उसके बाद हम मेंटल प्रोसेस देखते हैं। मेंटल प्रोसेस मतलब वॉइस ऑफ टोन, मान लिया कि वॉइस ऑफ टोन हमारा क्या है, हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं किसी टाइम पे बोलने के लिए, जो सेंटेंस बना रहे हैं, हम सेंटेंस कैसे बना रहे हैं, वो सेंटेंस कहाँ से ला रहे हैं, मतलब कितना ओल्डेस्ट सेंटेंस है, कितना करंट ले रहे हैं चीजों को, वो हमारा मेंटल प्रोसेस होता है, एक मेंटल एक्टिविटी होती है कि हम किसी चीज को अगर कर रहे हैं तो हम कैसे कर रहे हैं उस चीज को, और उस चीज को करने के लिए हम किस किस चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं, वो हमारा मेंटल प्रोसेस होता है। refers to entire life activity and experience all of all living organism। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पूरे लाइफ की सारे एक्टिविटीज और एक्सपीरियंस, ये हमारा एक बिहेवियर होता है, जो कि बिहेवियर को प्रेजेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हिस्ट्री की अगर बात करें, एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी एज ए सेपरेट फील्ड। साइकोलॉजी का यूज हम अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग लोगों ने इस पे काम किया साइकोलॉजी पे। स्प्लिट अवे फ्रॉम फिलोसफी अराउंड 100 ईयर एगो, 100 100 साल पहले एक दर्शन शास्त्र, फिलोसफी मतलब दर्शन शास्त्र होता है, एक दर्शन शास्त्र के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया था। इंस्पायर्ड बाय सक्सेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड इन फिजिकल साइंस। सबसे ज्यादा अगर साइकोलॉजी में किसी चीज को माना गया तो हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, जिसको हम फिजिकल साइंस में भी यूज करते हैं, तो ये हमारा यहीं से इंस्पायर होकर उसको सक्सेस मिला है। फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, अगर हिस्ट्री की बात करें हम, तो फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी खोली गई थी कहाँ पे, इस्टेब्लिश्ड इन 1879 एट यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग बाय विलियम उंडन। विलियम उंडन ने यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग में 1879 ईस्वी में, 1879 में फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी खोली थी, जिन्होंने उन्होंने लोगों के माइंड को रीड करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, चीजें देखते थे, उनका बिहेवियर क्या है, वो एक्ट कैसे कर रहे हैं चीजों को लेके। तो उस चीज को जो साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी थी उस चीज के लिए वो यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग में खोली थी, विल्हेम उडन ने खोली थी। उसके बाद नेक्स्ट है एक्यूरेटली। खोली क्यों थी, अभी मैंने बताया, मेजर ह्यूमन बिहेवियर एक्यूरेटली, कि जो भी हमारे ह्यूमंस होते हैं उनके बिहेवियर, वो बिहेवियर वो किस चीज को लेके एक्ट कैसे कर रहे हैं, उस बिहेवियर को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं उस चीज को लेके। अगर किसी के साथ कुछ चीजें हो रही हैं तो उस चीज पे कितना एक्ट कर रहा है, वो हमारा मेजर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में आता है। नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, विलियम मुंडन को ही हम साइकोलॉजी का फादर मानते हैं। Early view of psychology, initially seen as the study of mind by Wilhelm Wundt। स्टडी ऑफ माइंड मतलब, एक बार साइकोलॉजी की डिफिनेशन देखिए कि स्टडी ऑफ माइंड भी साइकोलॉजी को बोलते हैं। वो किसने दिया था, विलियम मुंडन ने, विलियम जेम्स ने एंड अदर साइकोलॉजिस्ट ने भी ये चीज बताई थी। उसके बाद 20th सेंचुरी में साइकोलॉजिस्ट डेवलप डिफरेंट व्यू ऑफ ऑन नेचर ऑफ माइंड एंड बेस्ट वे टू स्टडी इट्स। जो जितने भी 20th सेंचुरी तक आते आते जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट व्यूज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की चीजों को उन्होंने डेवलप किया। क्यों, स्टडी करने के लिए, किस चीज को, ह्यूमन के माइंड को, उसके नेचर के माइंड को स्टडी करने के लिए बहुत सारी चीजें दी बाद में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पहला हमारा स्ट्रक्चरलिज्म है, इसके फाउंडर जो थे वो एडवर्ड बी टेस्चेनर के द्वारा ये फाउंडेड किया गया था। और एडवर्ड बी टेस्चेनर जो थे, ये एडवर्ड बीटी जो थे, ये एक स्टूडेंट थे विलियम उंडट के ही। इस जो स्ट्रक्चरलिज्म था, इसको बनाने का या इसको फाउंडेड करने का जो गोल था, वो मेन गोल था टू फाइंड अ यूनिट और एलिमेंट दैट मेक अप द माइंड। विलियम उंडट और उसके जो भी स्टूडेंट थे उन्होंने बोला कि जो भी ह्यूमन का माइंड होता है वो किसी न किसी की यूनिट या किसी न किसी एलिमेंट से बना है। उस चीज को स्टडी करने के लिए उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म का लिया उपयोग किया।
इसमें जो उन्होंने मेथड यूज किया था वो उन्होंने यूज किया था इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है टू एग्जामाइन हर ओन सेल्फ, यही जोन सेल्फ, मतलब होता है कि अपने आप को देखना, अपने आप के बारे में जानना, ये हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे इंट्रोस्पेक्शन मेथड के बारे में पूरा डिटेल। उसके बाद गेस्टाल्ट साइकोलॉजी थी। इसके जो फाउंडर थे वो थे मैक्स वर्थहाइमर एंड इनके कॉलेजेस कुछ थे, जो कि जर्मनी में किया था 1912 ईस्वी में। आर्ग्यू दैट द माइंड इज नॉट मेड अप ऑफ एलिमेंट। जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी थी, मैक्स वर्थहाइमर थे और इनके कॉलेजेस ने उन्होंने बताया कि जो एक ह्यूमन का माइंड होता है वो एक किसी एलिमेंट से नहीं बना है, नॉट मेड अप ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट से नहीं बना है, बट रेदर द होल पैटर्न ऑफ सेंसरी एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप। इन्होंने बताया कि किसी एलिमेंट से नहीं बना है, बल्कि ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है एक सेंसरी एक्टिविटी है, एक रिलेशनशिप है। मतलब एक सेंसरी एक्टिविटी है, किसी चीज को हम टच करते हैं या किसी चीज को सेंस करते हैं, महसूस करते हैं, तो ही उस चीज को हम रिप्रेजेंट करते, तो ही उस चीज हमारे बिहेवियर में आती है। इन्होंने ये चीजें बताई थी। उसके बाद इन्होंने बोला फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन पैटर्न। इन्होंने किस पे फोकस किया? सिर्फ इसी चीज पे कि जो भी चीज होती है वो सेंसरी एक्टिविटी या रिलेशनशिप से मिलकर बनी होती है। ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है, ऐसी कोई सी यूनिट नहीं है, ऐसी कोई सी एलिमेंट नहीं है जो कि हमारे माइंड को या बनाए। उसके बाद नेक्स्ट साइकोलॉजी जो थी वो फंक्शनलिज्म था। फंक्शनलिज्म के जो फाउंडर थे वो जॉन डेबे थे, जेम्स आर एंजल थे एंड हार्वे कार्ल थे। इन्होंने फंक्शनलिज्म में ये बताया कि टू स्टडी व्हाट माइंड एंड बिहेवियर डू, कि जो हमारा माइंड है, और लोगों ने बताया कि माइंड है, बिहेवियर है, किसी ने बताया बिहेवियर, किसी ने बताया माइंड है, लेकिन इन्होंने बताया कि जो माइंड और बिहेवियर होता है एक्चुअली वो करता क्या है, व्हाट इट डू, ये कर क्या रहा है, माइंड एंड बिहेवियर हमारा कर क्या रहा है। फोकस ऑन लर्निंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मोटिवेशन इन अडेप्टिंग टू एनवायरनमेंट। फंक्शनलिज्म में बताया गया कि जो भी हम लर्न कर रहे हैं, इन्होंने इस चीज का स्टडी किया कि अगर हमारा माइंड और बिहेवियर है तो कर क्या रहा है। तो उन्होंने फोकस किया कि ये चीजें लर्न कर रही है, मेमोरी सेव हो रही है, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, मोटिवेशन इन अडॉप्टिंग टू इन्वायरमेंट, अगर ठंडा मौसम है तो अडॉप्ट कर रहे हैं, हम गर्म मौसम है तो अडॉप्ट कर रहे हैं, शीत है तो अडॉप्ट कर रहे हैं, बरसात है तो अडॉप्ट कर रहे हैं। इस चीजों पर इन्होंने स्टडी किया और देखा कि जो हमारा माइंड बिहेवियर है ये चीजें अडॉप्ट कैसे कर रहा है, इस चीज को लेके ये चल कैसे रहा है, ये चीज इन्होंने फंक्शनलिज्म में बताया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बिहेवियरिज्म आता है। बिहेवियरिज्म के जो फाउंडर थे जॉन बिवार्सन थे। इन्होंने क्या फोकस किया? स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ पीपल एंड एनिमल बिहेवियर। जो भी पीपल्स और एनिमल्स की बिहेवियर थे, उनकी जो एक्टिविटी थी, उस पर उन्होंने फोकस किया सबसे ज्यादा। रिस्ट्रिक्ट साइकोलॉजी टू ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। इन्होंने ज्यादातर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का यूज किया, मतलब चीजों को ऑब्जर्व किया। जैसे हम ह्यूमन हैं, हम चीजें करें, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। तो इस चीजों को उन्होंने थोड़ा सा स्टडी किया इसके बारे में, इनकी एक्टिविटी के बारे में, जो चीजें हम कर रहे हैं उस एक्टिविटी के बारे में उन्होंने स्टडी किया। फिर उन्होंने उस चीज को रखा और बताया कि रिस्ट्रिक्ट साइकोलॉजी टू ऑब्जर्वर बिहेवियर की जो साइकोलॉजी होती है वो हमारा एक तब एक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के तौर पे उन्होंने प्रेजेंट किया उस चीज को। उसके बाद साइको एनालिसिस थ्योरी, जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज में आने वाली थ्योरी है, और प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोग इस चीज से अफेक्टेड भी रहते हैं साइको एनालिसिस थ्योरी से। इसमें क्या था, इसके जो फाउंडर थे वो सिगमंड फ्रॉइड थे। सिगमंड फ्रॉइड ने काफी थ्योरी दी, अपने काफी थ्योरी के बारे में काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया, लेकिन इसमें भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर, हमारा जो नेक्स्ट यूनिट आएगी उसमें हम इसके बारे में पूरा देखेंगे। यहाँ पे हम इतना देखेंगे इनकी थ्योरी में कि इन्होंने साइको एनालिसिस में ये बताया कि बिहेवियर एंड माइंड रिजल्ट फ्रॉम अनकॉन्शियस ड्राइव्स और आर्ग्यू सीकिंग एक्सप्रेशन। इन्होंने बताया कि जितने भी हमारे बिहेवियर होते हैं, हमारा जो माइंड होता है, उसके जो रिजल्ट हमें मिलते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? अनकॉन्शियस ड्राइव से। मतलब इन्होंने ड्रीम एनालिसिस किया था। वैसे एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, इनका एक कोई पेशेंट था, तो वो बहुत दिन से न्यूरोलॉजिस्ट थे, तो अपना सारा जितना भी चीजें थी लगा लिया, तो उनका पेशेंट ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने ड्रीम एनालिसिस शुरू किया। ड्रीम एनालिसिस से उन्होंने पता किया कि जो उनके पेशेंट है, उनके पेशेंट को जो ड्रीम आता है उस चीजों को लेकर उन्होंने उस पर स्टडी किया, फिर अपने पेशेंट का इन्होंने इलाज किया।
तो इन्होंने उस टाइम पे बताया कि जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारा सबसे पावरफुल माइंड होता है, कि अगर हमें किसी चीज के बारे में कोई आंसर नहीं मिल रहा हो, या कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं याद आ रही हो, या हमें उसके बारे में बहुत ज्यादा, हम क्या होता है नहीं, मिक्सर चीजें हो जाती हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, तो क्या करते हैं हम, चुपचाप आंख बंद करो, गहरी सांस लो, आराम से लेट जाओ, शरीर को ढीला छोड़ दो, फुल नींद आए, जिस आपको जो चीजें प्रॉब्लम है उस चीज को थिंकिंग में लाओ, अपने बार बार अपने माइंड में लाओ, उस चीज को सॉल्यूशन आपको वहां मिलेगा। ये चीज साइको एनालिसिस में बताया गया है। इसके आगे इसकी थ्योरी भी है, वो हमने पढ़ा दिया है, हाउ वी कैन थिंक पॉजिटिव में, हम हमेशा पॉजिटिव कैसे रहें, उस वाले लेक्चर में हमने ये चीजें बता दी है सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। नेक्स्ट हमारा साइकोलॉजी की डिफिनेशन की बात करते हैं। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। इट इज एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम। साइकोलॉजी जो होता है ये एक ह्यूमन एंड एनिमल के बिहेवियर को व्यक्त करता है। इट एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम। साइकोलॉजी द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सिंपल सी बात, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। किसने दिया था ये दिया था डिफिनेशन, वाल्टर बोवर्स, पिल्सबरी 1911 ईस्वी में। Next definition, psychology is a science which aims to give us better understanding and control of the behavior of the organism as a whole. Psychology एक ऐसी साइंस है which aims to give us, जिसका मकसद है हमें देना क्या, बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छे से अच्छा समझना, एंड कंट्रोल करना किसी भी ऑर्गेनिज्म के पूरे बिहेवियर को, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, एक ऑर्गेनिज्म के, किसी भी ह्यूमंस के, किसी पेशेंट के बिहेवियर को समझने के लिए, उसके चीजों को जानने के लिए साइकोलॉजी एक हमें ये प्रोवाइड करता है। ये डिफिनेशन दिया था विलियम सीएमसी डोगल 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट डिफिनेशन है, साइकोलॉजी इज अ साइंस एंड द properly trained psychologist is a scientist or at least a practitioner who uses scientific method or information resulting from scientific investigation। साइकोलॉजी, यहाँ पे बताइए, साइकोलॉजी एक साइंस होती है, एंड द प्रॉपरली ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट, जो प्रॉपर ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, या साइंटिस्ट होते हैं, या फिर प्रैक्टिशनर भी बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वो इसका यूज करते हैं, साइकोलॉजी का किस में यूज करते हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। किसी भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जब होता है तो उस चीज में इस साइंस का यूज करते हैं। किसी था एन एल मन ने दिया था 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट डिफिनेशन है, साइकोलॉजी द साइंस एंड द प्रॉपरली ट्रेन्ड साइकोलॉजी द साइंटिस्ट, और एटलीस्ट हम देखते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में स्कोप कहाँ कहाँ है, लिमिट्स ऑफ ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन, उसमें देखते हैं कुछ कुछ लिमिट तक कहाँ कहाँ तक इसके एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ तक यूज कर सकते हैं, किस किस में हम इसको किस किस एक्टिविटी में ले सकते हैं अपने, वो चीज़ें देखते हैं। स्टडिंग बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमंस हो, उनके बिहेवियर को, एक्टिविटी, उनके बिहेवियर की स्टडी करने के लिए, उनकी एक्टिविटी की स्टडी करने के लिए हम साइकोलॉजी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन लाइफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस, अपने लाइफ की एक्टिविटी को, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को किसी के से डिस्क्राइब करना या एक्सप्लेन करना किसी के सामने, जैसे मैं अभी आपको बताऊं कुछ चीज़ अपने बारे में, तो ये चीज़ें हमारी इसमें भी यूज करते हैं साइकोलॉजी का। कवर्स ह्यूमन बिहेवियर, किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर को कवर करने के लिए, एक्सपीरियंस को जानने के लिए, उसकी लैंग्वेज को समझने के लिए, उसे कम्युनिकेट करने के लिए अच्छे से हमें साइकोलॉजी की जरूरत पड़ती है। एग्जामाइन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कहीं दो लोगों के बीच में डिफरेंस अगर हमें पता करना है तो हम किस साइकोलॉजी का यूज करके पता करते हैं, बिहेवियर को देखते हैं, उनकी एक्टिविटी को देखते हैं, उनके मोटर एक्टिविटी को देखते हैं, कोग्निटिव देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं। एंड इंटरेक्शन विद सोसाइटी, लोगों का सोसाइटी से कितना इंटरेक्ट होते हैं, सोसाइटी से, अपने इन्वायरमेंट से कितना इंटरेक्ट रहते हैं, लोग अपने अपने एरिया में कितना ज़्यादा वो रहते हैं, लोकेलिटी में कितना ज़्यादा सही से रहते हैं, अपने कितना ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं लोगों से। अप्लाई टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स, सारे लिविंग क्रिएचर्स पे अप्लाई होता है, रिगार्डलेस ऑफ स्पीसीज, कास्ट, कलर, एज, सेक्स, मेंटल और फिजिकल स्टेट, इस पे कोई सा भी वो नहीं है। फिर ब्रांचेस देखेंगे, टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट मैटर।
ब्रांचेस में अगर हम देखें तो जो साइकोलॉजी होती है उसकी में दो ब्रांचेस होती हैं, एक प्योर ब्रांचेस होती है और एक अप्लाइड ब्रांचेस होती है। प्योर साइकोलॉजी का मतलब होता है प्रोवाइड फ्रेमवर्क एंड थ्योरी, डील्स विद फॉर्मुलेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड थ्योरी। जो चीजें साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे और साइकोलॉजिकल थ्योरी पे उसके साथ जो चीजें बनी हुई होती हैं उसका एक फ्रेमवर्क एक थ्योरी देता है हमारा प्योर साइकोलॉजी। और जो अप्लाइड साइकोलॉजी होता है अप्लाई इसको हम जो भी हमने प्योर साइकोलॉजी से लिया है थ्योरी को प्रिंसिपल को उसको हम अपने रियल वर्ल्ड में अपने डेली लाइफ में उस चीज को हम अप्लाई कर देते हैं, ये हमारी अप्लाई साइकोलॉजी होती है। पहला हमारा ब्रांचेस ऑफ प्योर साइकोलॉजी देखते हैं कि प्योर साइकोलॉजी के कौन कौन से ब्रांच होते हैं। पहला हमारा जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी में डील्स विद फंडामेंटल रूल्स, जो भी हमारे फंडामेंटल्स रूल्स होते हैं उनके साथ रहते हैं, प्रिंसिपल्स के साथ, थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, फंडामेंटल रूल्स हो गया, प्रिंसिपल हो गया और थ्योरी हो गया, ये चीजें हमारी जनरल साइकोलॉजी में आ गई। स्टडी बिहेवियर ऑफ नॉर्मल एडल्ट इंडिविजुअल, कोई भी नॉर्मल एडल्ट हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी हो, तो उसके हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं। अब नॉर्मल साइकोलॉजी में डील्स विद बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल विद मेंटल डिसऑर्डर, रहते कोई की पेशेंट रहते हैं, मेंटल पेशेंट रहते हैं जो मेंटल डिसऑर्डर वाले, उनके बिहेवियर की स्टडी करना हमारा एब्नॉर्मल साइकोलॉजी में आता है। स्टडी कॉज एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, अगर मेंटल डिसऑर्डर है तो उसके क्या क्या कॉसेस हो सकते हैं, क्या क्या उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इसकी स्टडी करना एब्नॉर्मल में आएगा। फिर सोशल साइकोलॉजी डील्स विद ग्रुप बिहेवियर एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पीपल। सोशल साइकोलॉजी में होता है कि जो भी एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप का जो बिहेवियर होता है उनसे, और जो इंटर रिलेशनशिप होता है ना कि हम आईपीआर मेंटेन करते हैं कि किसी किसी ग्रुप के साथ, किसी लोगों लोगों के साथ, पीपल के साथ, वो हम देखते हैं इसमें कि वो हम कितना कर रहे हैं, किसी के साथ इंटरेक्ट कितना ज्यादा हो रहे हैं, किसी से इंटरेक्ट कितना ज्यादा हो रहे हैं, किसी के साथ होता है ना घुलना मिलना कितनी जल्दी हो जाते हैं, वो चीजें हम सोशल साइकोलॉजी में देखते हैं। फिर स्टडी हाउ इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर, कोई भी इंडिविजुअल हो वो इन्फ्लुएंस कैसे हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है तो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्यों इन्फ्लुएंस हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस चीजों का स्टडी करते हैं सोशल में। एग्जामाइन ग्रुप फिनोमेना सच एज पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक के ओपिनियन को जानना, एटीट्यूड उनका जानना, बिलीफ जानना, उनको विश्वास किस चीज पे है, क्राउड बिहेवियर जानना, ये हमारा सोशल साइकोलॉजी होता है। फिर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, स्टडी बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, किसी के बिहेवियर के बेस पर फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल चीजों को जानना, उनकी स्टडी करना, जैसे सेंस ऑर्गन की स्टडी करना, नर्वस सिस्टम की स्टडी करना, मसल्स की, ग्लैंड्स की, ये हमारा फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी होता है। पैरासाइकोलॉजी क्या होता है हमारा, डील्स विद एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जैसे रिबर्थ, अगर किसी का होता है ना कि दोबारा जन्म हुआ है, या टेलीपैथी वगैरह, या फिर एलाइड प्रॉब्लम वगैरह कुछ इसको दिक्कत है पुराने जन्म से लेके वगैरह, तो उसका हम स्टडी पैरासाइकोलॉजी में करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जियो साइकोलॉजी, स्टडी रिलेशन और फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल जो हमारे भौतिक वातावरण होता है उसका अध्ययन करना, जैसे वेदर हो गया, हमारे क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया, किसके बिहेवियर के साथ, कि अगर अगर मौसम ठंडा है फिर हमारे बिहेवियर में क्या डिफरेंसेस हो रहे हैं, कैसे हम उस चीज को उसके लेके एक्ट क्या कर रहे हैं, उस चीज पे हम अडॉप्ट कैसे कर रहे हैं, अडॉप्ट करने में टाइम कितना लग रहा है हमें, क्या चीजें इस चीजों का हम उसमें अध्ययन करते हैं जियो साइकोलॉजी में। नेक्स्ट वन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होता है कि हमारा, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात की तो हमारा बर्थ टू ओल्ड एज, बर्थ टू ओल्ड एज का जो हम स्टडी करते हैं वो हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होता है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जो हमारी साइकोलॉजी की थ्योरी होती है, साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स होते हैं, उसका हम करते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे, साइंटिफिक मेथड का। which case में स्टडी बेस्ड एंड मीन्स ऑफ कैरिंग आउट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट यूजिंग साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड का यूज करके हम जितनी भी चीजें करते हैं, जितनी भी स्टडी करते हैं वो हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है। जैसे एग्जामाइन बेसिक प्रोसेस लाइक लर्निंग, किसी को जानना कि कोई सीख कैसे रहा है, कितनी जल्दी सीख रहा है, मेमोरी, कोई है कि ज्यादा जल्दी किसी चीज को कैच कर लेता है, किसी किसी को कैच करने में टाइम लगता है, उन चीजों को सेंसेशन करना, परसेप्शन करके, मोटिवेट करके, कोई जल्दी मोटिवेट होता है, कोई मोटिवेट नहीं होता है, तो इसका यूज हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में करते हैं।
फिर ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी पहले हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी है। एजुकेशन में अप्लाई करते हैं। एजुकेशन में क्यों अप्लाई करते हैं? अप्लाइड साइकोलॉजी का प्रिंसिपल टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ लर्निंग इन स्कूल। अपने एजुकेशन में सिंपल सी बात है, जो टीचर्स होते हैं पढ़ाते हैं या फिर जो भी हमारे लेक्चरर्स होते हैं, उन पे साइकोलॉजी का यूज किया जाता है। उनके माइंड को डाइवर्ट करना, स्टूडेंट के माइंड को डाइवर्ट करना है। तो टीचिंग में, लर्निंग प्रोसेस में, किसी को सिखाने में, किसी को पढ़ाने में, आप किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, कैसे क्या करते हो, तो उसका अध्ययन हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी में होता है, में अप्लाई करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी, जब क्लिनिक में भी हम अप्लाई करते हैं। डिस्क्राइब्स कॉजेस ऑफ मेंटल इलनेस एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। अगर किसी को मेंटल इलनेस है तो उसके जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर होता है उसका हम स्टडी करते हैं कि उसको अगर मेंटल इलनेस है तो वो किस लेवल तक है। होता है ना, एक लेवल होता है जो किस लेवल तक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन, तो हमारा किस लेवल तक जाता है। सजेस्ट ट्रीटमेंट एंड इफेक्टिव एडजस्टमेंट ऑफ अफेक्टेड पर्सन इन सोसाइटी। जैसे हमारे सोसाइटी में होता है ना कि अगर किसी को कोई मेंटल हॉस्पिटल में चला जाता है, वो मेंटल हॉस्पिटल से वापस घर आता है, तो फिर सोसाइटी के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उन चीज़ों को बोलते हैं कि ये तो मेंटल हॉस्पिटल आया है तो पागल है। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं, क्योंकि वो तो अब आ चुका है ना। अगर सोसाइटी लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, साथ रह रहे हो, उसके जो भी एक्टिविटी है उसको देख रहे हैं क्या कर रहा है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, तो उस चीज़ों से वो आदमी सही भी हो जाता है। बट ऐसा मोस्ट ऑफ दी होता नहीं है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, अप्लाई साइकोलॉजी का प्रिंसिपल टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर इन इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। जो भी इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट होते हैं, जो कंपनी वगैरह होते हैं, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज होता है साइकोलॉजी का। असिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विथ हायरिंग ट्रेनिंग सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन। पहला तो कम्युनिकेशन में यूज ही होता है, सबसे ज्यादा यूज अगर कहीं पे करना है हमें तो वो हमारा कम्युनिकेशन में। बाद नेक्स्ट हमारा है लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी में कहाँ हम यूज करते हैं इसको? स्टडी बिहेवियर ऑफ पर्सन, लाइक क्लाइंट हो गया, कोई क्रिमिनल हो गया, कोई विटनेस हो गया, उसके बिहेवियर को पढ़ने के लिए, उसके माइंड को रीड करने के लिए साइकोलॉजी का यूज करते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू अंडरस्टैंड रूट कॉज ऑफ क्राइम। अगर किसी ने क्राइम कर दिया तो क्राइम क्यों किया? अगर किसी ने क्राइम कर दिया तो क्राइम क्यों किया, और किया तो कैसे किया, तो उस रीजन को जानने के लिए, उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए लिखा ना, अंडरस्टैंड रूट कॉज ऑफ क्राइम। क्राइम की जड़ तक पहुंचने के लिए हम साइकोलॉजी का भी यूज करते हैं, लीगल केस में यूज करते हैं, ऑफेंस में यूज करते हैं। मिलिट्री साइकोलॉजी, यूज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड टेक्निक इन मिलिट्री साइंस। मिलिट्री साइंस वो भी होती है, उसमें भी हम साइकोलॉजी का यूज करते हैं। एग्जामाइन क्या एग्जाम के लिए? मॉरल रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंड लीडरशिप में यूज करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में जो पॉलिटिक्स रहते हैं, नेता लोग रहते हैं, उनके बारे में कि अपने पॉलिटिक्स, अपने जो पॉलिटिक पार्टी होती है उसको चलाने के लिए लोगों को कैसे इंकरेज करना अपनी तरफ, इस चीज में साइकोलॉजी का यूज करते हैं। तो थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी क्या हो सकता है? हमारा एजुकेशन हो सकता है, एजुकेशन में बता दिया। मेडिसिन में साइकोलॉजी, बिजनेस एंड इंडस्ट्री में, क्राइमिनोलॉजी में, पॉलिटिक्स में, गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी करवाते हैं। मिलिट्री, ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सेल्फ डेवलपमेंट में। बाद में नेक्स्ट, वाई साइकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है तो यही बात है कि वाई साइकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग। नर्सिंग में साइकोलॉजी का क्या यूज है? तो यूज है अंडरस्टैंड द इंटरप्ले ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट इन हेल्थ स्टेटस। किसी भी क्लाइंट के इंटरप्ले ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट को जानने के लिए, उसके हेल्थ स्टेटस को जानने के लिए हमें साइकोलॉजी की जरूरत पड़ती है। हेल्प नर्सेस अंडरस्टैंड देमसेल्फ एंड अदर। नर्सेस को ये हेल्प करता है कि खुद को भी समझने के लिए, अपने आप को भी समझने के लिए, और दूसरों को भी। एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी केयर टू पेशेंट। पेशेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि पेशेंट का अगर हम बिहेवियर नहीं जानेंगे, अगर पेशेंट के हम उसके बारे में कुछ ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम उसको क्वालिटी केयर नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। उसको चाहिए कुछ और, हम दे कुछ और रहे हैं। तो इसीलिए भी हमें साइकोलॉजी की यूज करती है। हाउ साइकोलॉजी हेल्प नर्स। साइकोलॉजी जो है वो नर्स की कैसे हेल्प करता है, तो उसके बारे में। अंडरस्टैंड देमसेल्फ, अपने बारे में जानना। नो देयर ओन, अपने बारे में जानना, अपनी स्ट्रेंथ जानना। नर्स की एक, नर्स को एक वीकनेस उसकी क्या है,
उसको मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है, इसके बाद इस चीज़ों के बारे में जानना। उसके बाद अंडरस्टैंड पेशेंट के बारे में जानना, अंडरस्टैंड दियर प्रॉब्लम, पेशेंट के प्रॉब्लम को जानना। उसके बाद नीड एंड बिहेवियर, पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है उसके बारे में जानना, उसके बिहेवियर के बारे में जानना। अभी बताया ना कि अगर हम उसके बिहेवियर को जानेंगे नहीं तो हम उसको क्वालिटी केयर प्रोवाइड ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें उस चीज़ को जानना है। रिकॉग्नाइज एबनॉर्मल बिहेवियर, आइडेंटिफाई मेंटल इलनेस एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस। अगर किसी भी पेशेंट को कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है तो वो मेंटल डिसऑर्डर किस लेवल तक है उसको जानना, फिर उसको गाइडेंस देना। गाइडेंस देना कि क्या करना है उसे, क्या नहीं करना है, अच्छी चीज़ें बताना उसको, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करना। उनकी जो फैमिलीज रहेंगे उनको अंडरस्टैंड अदर पीपल, यहाँ पे आ गया। इम्प्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जिसे हम आईपीआर मेंटेन बोलते हैं, आईपीआर मेंटेन करना किसके साथ, कॉलेजेस के साथ, अपने पेशेंट के साथ, उनके फैमिलीज के साथ। वही मैंने बताया अभी कि जो भी पेशेंट के फैमिली रहेंगे, जो भी लोग रहेंगे, सबके साथ हर एक चीज़ मेंटेन रखना, उनको गाइडेंस प्रॉपर देना, प्रॉपर उनको एजुकेट करना। एजुकेट का भी हो सकता है। प्रोवाइड क्वालिटी केयर, एंटिसिपेट एंड मीट पेशेंट नीड, पेशेंट की नीड को जानना है हमें। हेल्प पेशेंट एडजस्ट टू सिचुएशन, पेशेंट जो घर के इन्वायरमेंट में रहता है वो उसका अलग रहता है, लेकिन जो हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में होता है वो अलग रहता है। तो उसमें उसको कैसे रहना है, एडजस्ट करना है उस चीज़ को। अगर पेशेंट को कोई बहुत ज़्यादा बीमारी है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि अगर हम ड्यूटी नहीं जाएंगे तो फिर हमारे घर वाले पैसे नहीं पाएंगे, तुम्हारा जो दिनचर्या नहीं चलेगा सही से। तो उस सिचुएशन से हैंडल करना, कोप अप करना, पेशेंट को सिखाना है हमें, उस चीज के बारे में गाइडेंस देना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हेल्प पेशेंट एडजस्ट, असिस्ट विद कोपिंग स्किल्स एंड हेल्थ केयर ऑफ फॉर डिसीज लाइक हार्ट डिसीज एंड कैंसर। अगर किसी भी पेशेंट को हार्ट डिसीज है या फिर कैंसर, तो ऑब्वियसली पेशेंट स्ट्रेस में तो रहेगा ही रहेगा। उस चीज को उनको कॉपिंग स्किल देना है कि उस चीज से वो बाहर कैसे निकल सकते हैं। इस चीज को समझाने के लिए पेशेंट को हम साइकोलॉजी का यूज करते हैं। अप्रिशिएट द नीड फॉर इन्वायरमेंटल चेंजेस, अभी बताया मैंने कि पेशेंट के जो घर का इन्वायरमेंट होता है वो अलग होता है, हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट अलग रहता है, तो उसको दोनों के बीच में जो भी हमारा डिस्टर्बेंस होता है उसको कैसे मेंटेन करना है, उसको कैसे एडजस्ट करना है, कैसे अडॉप्ट करना है, उस चीज़ के बारे में बताना है। इफेक्टिव स्टडिंग, एक्वायर नॉलेज इन एन इफेक्टिव वे थ्रू साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। अगर हमें स्टडी कम किए रहेंगे या हमें साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता रहेगा तो वो हमारा बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करेगा हमें काम करने के लिए, हमें लर्निंग में, हमें सीखने के लिए चीज़ों को। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग हमें लर्निंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा अगर हमारे पास नॉलेज नहीं रहेगा प्रॉपर। तो री एडजस्टमेंट, ओवरकम होम सिकनेस, एडजस्ट टू सिक पर्सन एंड बैलेंस वर्क एंड स्टडी रिस्पॉन्सिबिलिटी। री एडजस्टमेंट होने में भी हेल्प करता है, ओवरकम होम सिकनेस, एडजस्ट टू सिक पर्सन एंड बैलेंस वर्क एंड स्टडी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद मेथड ऑफ साइकोलॉजी आता है हमारा, पहला इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें हम देखते हैं डिफिनेशन, पहला लुकिंग विथ हिम टू अंडरस्टैंड वंस ओन फीलिंग एंड एक्सपीरियंस, अपने आप को देखना और अपने आप को समझना, अपने आप की फीलिंग को समझना, अपने आप के एक्सपीरियंस को समझना, ये हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है। उसके बाद की मेरिट, अगर इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड है, तो इसकी मेरिट क्या है, जजमेंट की इसके एडवांटेज क्या है। फंडामेंटल मेथड ऑफ साइकोलॉजी होता है, ये डायरेक्ट और एग्जैक्ट नॉलेज मिलता है हमें इस चीज से, इनएक्सपेंसिव होता है ये, मतलब इसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं और ये इजी होता है। डिमेरिट की बात है, नॉट एप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रन और एनिमल, ये चिल्ड्रन पे या फिर एनिमल पे नहीं होता है। भी जो चिल्ड्रन होते हैं, जो एनिमल होते हैं, उनके अपने बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है, अपने बारे में क्या बताएंगे, इसलिए इन दोनों पे एप्लीकेबल नहीं होता है ये। कैन नॉट बी वेरीफाइड बाई अदर्स, दूसरों के द्वारा ये वेरीफाई भी नहीं हो सकता कि हमारे अंदर क्या है, वो हम ही जानते हैं, कोई दूसरा तो नहीं जानता कि हमारे अंदर क्या है, उसको तो हम ही जानते हैं। इसलिए जब तक हम नहीं करेंगे अपने तब तक हम ये मेथड का यूज नहीं कर सकते। मैं लैक इंसाइट और लैंग्वेज टू डिस्क्राइब कंडीशन, वही बात है। अभी बता कि अगर हमें अपने बारे में पता ही नहीं है, अपने इंसाइट के बारे में नहीं पता है, फिर लैंग्वेज हमारी अलग है, या फिर हमारे कुछ कंडीशंस अलग हैं, तो नहीं बता पाएंगे ना अपने बारे में। तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन मेथड या इंट्रोस्पेक्शन मेथड हमारा उस टाइम पे काम ही नहीं आएगा, ये हमारे डिमेरिट होते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशनल मेथड, ऑब्जर्वेशन मीन्स की ऑब्जर्व करना, ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर अंडर नेचुरल कंडीशन। जैसे कोई पेशेंट आया, हमें ऑब्जर्व करना है, फर्स्ट उसकी हाइट कितनी है, उसकी थिकनेस थिन है या थिक है,
देखना है, उसका जो हाव भाव है, जेस्ट मीन्स की जेस्चर पोस्चर क्या है, उसके बात करने की टोन क्या है, उसके जो भी हैंड्स मूवमेंट वगैरह क्या है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना। स्टेप्स ऑब्जर्वेशन, नोटिंग, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, जनरलाइजेशन। सेम चीज मैंने बताई थी कि ऑब्जर्वेशन करना, नोटिंग करना, कि नोटिस करना कि वो कर क्या रहा है, बात कैसे कर रहा है, चीजों को प्रेजेंट कैसे कर रहा है, अगर कुछ पूछ रहे हैं हम उसके बारे में तो इंटरप्रिटेशन कर कैसे कर रहा है चीजों को, अगर हम उससे कुछ बोले तो उस चीज को रिप्लाई किस प्रकार से दे रहा है, वो हमारा इंटरप्रिटेशन होता है। एनालिसिस करना, जनरलाइजेशन करना। मेरिट क्या हो सकता है, ये इकोनॉमिकल होता है, नेचुरल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, रिजल्ट कैन बी वेरीफाइड होता है। डिमेरिट सब्जेक्टिव रिपोर्ट हमारे पास रहती ही नहीं है। डिमेरिट इसका एक तो यही है सबसे बड़ी, कि सब्जेक्टिव रिपोर्ट नहीं रहेगी हमारे पास, प्रीजजेस नहीं रहेंगे इसमें, लैक रिपीटेबिलिटी रहेगी कि हम रिपीट नहीं कर सकते चीजों को, कैन नॉट इस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में नहीं इसको एस्टेब्लिश कर सकते। एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड का यूज करके हम किसी की बिहेवियर की स्टडी करते हैं। एसेंशियल फीचर्स क्या होता है, रिक्वेस्ट टू पर्सन की जरूरत पड़ती है इसमें, एक्सपेरिमेंटेशन ऑन लिविंग ऑर्गेनिक पर ही कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल कंडीशन होता है ये। स्टेप क्या होता है, स्टेटिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को जानना, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन एक करना, एक फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूल उसी फॉर्मूले के आधार पे हम बेस पे काम करते हैं। फाइंडिंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड करना। अरेंजिंग द एनवायरनमेंट, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। अरेंजिंग द एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर सकें। एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट को एनालाइज करना। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, फिर हाइपोथेसिस का टेस्ट करना। ये हमारा काफी बड़ा स्टेप होता है, काफी ज्यादा वो रहता है, क्या बोलते चार्जेबल रहता है। साइंटिफिक मेथड एक तो रहता है पहला, इसके जो मेरिट होते हैं, जो एडवांटेज होते हैं, साइंटिफिक मेथड को यूज करता हूँ। फाइंड आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं। मैक्सिमम कंट्रोल ऑफ फिनोमेना होता है। रिपीटेशन इज पॉसिबल, कितनी भी बार हम कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट तो। लेकिन डिमेरिट क्या है, नॉट ऑल प्रॉब्लम कैन बी स्टडी, सारे प्रॉब्लम्स को इसमें हम स्टडी नहीं कर सकते। कॉस्टली होता है, टाइमिंग ज्यादा होता है, बिहेवियर जो है वो नेचुरलिस्टिक होता है, कंडीशंस होता है, कंडीशंस बहुत सारे आ सकते हैं, कैन नॉट ऑलवेज बी, हमेशा नहीं यूज कर सकते, इसके लिए इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है हमें। मेथड ऑफ साइकोलॉजिकल केस मेथड, क्लिनिकल केस में या हिस्ट्री मेथड, क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का यूज, साइकोलॉजिस्ट जो उसको यूज करते, इस मेथड का यूज करते हैं किसके लिए, किसी की एंजाइटी को स्टडी के लिए, फियर को, प्रॉब्लम माइंड एडजस्टमेंट, इसके तो प्रॉब्लम जो होता है उसके साइट प्रोवाइड करवाना, सजेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन पॉसिबल होगा उसको सजेस्ट, चीज को सजेस्ट करना, प्रोडक्टिव सोर्स ऑफ आइडिया को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रखना। डिमेरिट्स की बात करें, डिपेंड ऑन मेमोरी ऑफ इंसिडेंट्स, की मेमोरी पे डिपेंड करता है, मे बी इनएक्यूरेट भी हो सकता है, ऊपर इंटरप्रिटेटिव भी हो सकता है। सर्वे मेथड हम देखते हैं क्या होता है, यूज टू स्टडी ओपिनियंस, एटीट्यूड, हेल्थ केयर नीड्स, etc। इसमें हम क्या यूज करते हैं कि स्टडी ओपिनियन, किसी भी पर्सन के ओपिनियन को स्टडी करते हैं, उसके एटीट्यूड को, हेल्थ केयर नीड्स को, किसको जरूरत किस चीज की है, बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, काफी ज्यादा लोगों से हम काफी सारी चीजें इकट्ठा करते हैं, डाटा इकट्ठा कलेक्ट करते हैं, जिसको हम रिसर्च भी बोल सकते हैं, सर्वे मेथड है रिसर्चर्स में, उसको हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके चीजों को पता लगाते हैं। मेरिट, कलेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन अ शॉर्टर टाइम। अगर इसके हम एडवांटेज या मेरिट्स की बात करें तो कलेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ढेर सारी डाटा को हम अमाउंट इकट्ठा कर लेंगे कम टाइम में। बिहेवियर इज नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली, और डिमेरिट किसका है कि हम किसी के बिहेवियर को हम डायरेक्टली नहीं ऑब्जर्व कर सकते, ये हमारा डिमेरिट। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।